नालंदा विश्वविद्यालय। आज यह विश्वविद्यालय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी एक और प्रतिमा का उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी हर्षवर्धन और पाल शासकों के काल में यह विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के महाकेंद्र के रूप में इसने बहुत ख्याति प्राप्त की। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले इसका अस्तित्व था। दुनिया इसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी। कहा जाता है कि इसमें 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें थी। सोचिए, उस समय जहां प्रिंटर तक का नाम निशान तक नहीं था, उस समय 90 लाख से अधिक पुस्तकें थी जो कि केवल हाथ से लिखी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दियों से भी अधिक लंबा रहा है। आज वही नालंदा यूनिवर्सिटी को नालंदा खंडहर के नाम से जाना जाता है। इस अभूतपूर्व विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील करने वाला तुर्की शासक बख्तियार खिलजी था। आज नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित है। अब जब नई नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, इतिहास के कुछ पन्ने पलटना भी बहुत जरूरी हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीन समय में एक प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया आदि अन्य देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी के गुप्त शासक वंश के कुमार गुप्त ने ही की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय छात्रों को शिक्षा सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमें जो भी बोध ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका स्रोत नालंदा ही है। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद और नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की थी। उस समय इस विश्वविद्यालय में वारफेयर, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन आदि कई विषयों की पढ़ाई की जाती थी। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी अध्यापकों के साथ छात्र भी राय देते थे। यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट ने भी इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को
चीन, कोरिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध शिक्षाओं और दर्शनों के प्रचार के लिए भेजता था। यह परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। स्कॉलर बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही हुई, इस विश्वविद्यालय पर एक बार हमला नहीं हुआ है। इस विद्यालय पर कई बार हमले हो चुके हैं। इस विद्यालय पर 5वीं शताब्दी में मिहिरकुल के नेतृत्व उन्होंने इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गोल राजा के आक्रमण से यह गंभीर नुकसान हुआ था। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। हम जानते ही हैं कि विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख से भी अधिक पुस्तकें थी। इसी कारण पूरे 3 महीने तक पुस्तकालय आग में दहकता रहा। उसने अनेक धर्माचार्यों, बौद्ध भिक्षुओं को जलाकर मार डाला। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे की वजह बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। बख्तियार खिलजी को ऐसा लगता था कि यह इस्लाम के लिए खतरा न बन जाए। अपनी इसी मानसिकता के कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी के बारे में और भी कुछ कहा जाता है। बख्तियार खिलजी एक दिन बहुत बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका काफी उपचार किया था, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के बारे में पता चला, तो उसे आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भी हिंदुस्तानी दवा का सेवन नहीं करेगा, और उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास एक कुरान लेकर गई। कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। इस बात से उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ कैसे। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बजाय उसने 1190 के दशक में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग 3 महीने तक जलती रही थी। खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है कि वैदराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पृष्ठ कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर लिया। सोचिए, अगर बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाता और वह 90 लाख पांडुलिपियां बच जाती, तो शायद आज भारत विश्व गुरु बन गया होता। भारत की नालंदा विश्वविद्यालय भी जीवित होती तो आज विज्ञान का कितना बड़ा केंद्र होता। जिस यूनिवर्सिटी में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन इत्यादि विषयों को पढ़ाया जाता हो, तो सोचिए भारत आज कितना आगे निकल गया होता। आज भारत विश्व गुरु ही नहीं बल्कि एक महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ होता। इस विश्वविद्यालय को
मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने अपनी दक्यानुसी सोच के कारण जला दिया। इसी तरह तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया गया था। अगली वीडियो में हम तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।